हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यूँ कहिए कि आप अगर इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते हो और इसके साथ एडिशनल एनसीईआरटी को भी आप सॉल्व करते हो तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपके कुछ PYQs टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आ गए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उससे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं, मीन्स उनको थोड़ा सा अरेंज किया कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में लाई हूँ अरेंज करके। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, असर्शन एंड रीजन। तो 13/3125 यानी 3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपको असर्शन दिया हुआ है। अगर आप अभी तक आपने कभी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे हैं या आपको ये वर्ड सुनकर ही लग रहा है कि असर्शन एंड रीजन ये होता क्या है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। असर्शन मतलब क्या होता है कि आपको कोई एक स्टेटमेंट गिवन होता है, जैसे कि ये कोई स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद रीज़न भी दिया होता है। आपको चेक करना होता है कि असर्शन सही है। अगर मैं सिंपली बताऊँ असर्शन और रीज़न सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कि आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि अगर आपका जो असर्शन में स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, या रीज़न में भी जो बात बोली गई है वो सही है कि नहीं। दोनों एक दूसरे से पहले उसको रिलेट नहीं करना है। पहले आपको इंडिविजुअली असर्शन का स्टेटमेंट आराम से देखना है, सोचना है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, वो थोड़ा दिमाग लगाना है अपने से। एंड उसके बाद रीज़न में भी वैसे ही करना है कि अगर ये स्टेटमेंट दी हुई है तो ये सही है या नहीं, उस सेंस में देखना है। मीन्स स्टेटमेंट का या इस लाइन में जो लिखी हुई है उस बात का कुछ मतलब भी निकलता है या नहीं। तो उतना आपने देख लिया। अगर दोनों सही हो गए उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका असर्शन है वो रीज़न उसका यानी जो रीज़न में दिया हुआ है वो आपके असर्शन से मैच हो रहा है या नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होने के लिए मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे चैप्टर 1 में भी, कि उसको 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। तो अगर इसको हम लोग यानी डिनोमिनेटर को 2 और 5 के फैक्टर्स होना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे 3125 को। अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आएगा 5 to the power 5 इंटू 2 to the power 0। यानी कि इसमें अगर यहाँ पर सिंपली आपका 5 to the power 5 है तो आप यहाँ पर 2 इंटू 2 to the power 0 भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो आप इसको एडिशनली ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये आपके सोल्यूशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो हाँ, 2 और 5 के फैक्टर्स में तो आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग कि Q इज इक्वल्स टू 2 to the power m 5 to the power n वेयर m and n आर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव यानी कि ऐसे इंटीजर्स जिसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो, जिनके साथ नेगेटिव साइन नहीं हो। देन P/Q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हाँ जी, आपका असर्शन भी सही है और रीज़न भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली जस्ट चेक करना है। एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके PYQs में बहुत बार आ चुका है। मैं सही, ये NCERT का क्वेश्चन है, ये मैंने बताया भी है आपको। प्लीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने हाफ ईयरली की या आपके स्कूल्स में जो टेस्ट हो रहे हैं, तो एक बार NCERT के क्वेश्चन से अच्छे से गो थ्रू ज़रूर कीजिए। NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एटलीस्ट अच्छे से बनाइए। हर बार हम लोग कोई प्रैक्टिस बुक खरीदते हैं, वो भी अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आपको NCERT के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से आने चाहिए। आपको अगर जितना पढ़ाया गया है उसमें से कोई भी NCERT के क्वेश्चन मिल गए हैं तो आपको वो बनाना आना चाहिए। तो वही क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन में आपको बोला गया प्रूफ करना है कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। तो कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं, तो आपको कॉम्पोजिट नंबर का क्या होता है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ तो सबसे पहले आपको कोई कॉमन फाइंड करना है। इसमें 11 कॉमन है, तो 11 एंड देन उसके बाद आपने 11 यहाँ पर कॉमन लेना है। क्यों, मतलब लेना नहीं है, पहले आपको कॉमन खोजना है। ठीक है, तो आपने कॉमन 11 देखा कि हाँ 11 यहाँ पर भी है और इस वाले में भी है। मीन्स इतना ये प्रोडक्ट का एरिया था, बट प्लस के साथ 11 भी जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में भी 11 जुड़ा हुआ है और एडिशन में भी आपका 11 जुड़ा हुआ है। तो हम लोग 11 कॉमन ले लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमने यहाँ पर 11 कॉमन लिया तो ये 7 इंटू 13 ये तो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज 11 से मल्टीप्लाई जब ये हो रहा था क्वेश्चन में वो भी तो इसी फॉर्मेट में था। उसके बाद ये 11 के जगह पे आप सिर्फ 1 लिखोगे और यहाँ पर ये 11 ये वाला नहीं है, ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये आपका ये वाला 11 है, इसलिए +1 लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद 11 इंटू 92 आएगा। तो ये जो भी नंबर आएगा
आपको यहाँ पर एज अ रीज़न एक्सप्लेन करना होगा कि द गिवन नंबर्स हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, बोथ नंबर्स आर कॉम्पोजिट। यानी कि आपको क्वेश्चन में तो 2 दिया हुआ था, मैं तो आपको अभी 1 समझा रही थी। यानी कि अगर इसका जो भी रिजल्ट आएगा, डिजायर्ड रिजल्ट, वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर है। सेम आपको जैसे हमने इसमें किया है, कॉमन करना है। कॉमन लेने के बाद उसमें +1 या जो भी बचेगा आपका +3 वॉट एवर इट इज़, यानी जो भी आप कॉमन लोगे उससे जो बचेगा उसको सॉल्व करने के बाद ये जो मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, उसको आपका रिजल्ट वो कॉम्पोजिट नंबर ही आएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वेदर इतना इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। सिंपली सेम क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन ये भी सेम है, कुछ हद तक इससे मिलता जुलता है, लेकिन अगर आपको उसमें नहीं समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर प्राइम होगा तो वो अपने से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर 2 को आप बात करिए 2 के बारे में, तो 2 एक प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 सिर्फ खुद से कटता है या 1 से कटता है। लेकिन अगर इस नंबर को आप देखोगे, ये नंबर तो अभी इसको साइड में रखते हैं, पहले इस वाले को, यही ये क्वेश्चन है ना, इससे हमारा सोल्यूशन में ये आया है, तो सोल्यूशन की ओर अभी उतना ध्यान नहीं देते हैं, पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी सीख रहे थे कि यहाँ पर आपको कॉमन लेना होता है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो कुछ तो हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, कि कोई अगर प्लस में है या माइनस में है तो वही नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है इधर। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना होगा, जैसे यहाँ पर 12 है, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रोक करके मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 12 क्या होता है, 4 × 3। अब उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ 4 प्लस में भी है, और आपका ये 12 को आपने ब्रेक करके लिखा 4 × 3, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, इसलिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 × 3 आपने लिखा, यहाँ 4 प्लस पे भी है, तो हम लोग सिंपली 4 कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप फॉलो किए थे उसी स्टेप को इसमें भी फॉलो करेंगे। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आएगा। हम लोग उधर मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट नहीं निकालते थे, आप चाहो तो आपको निकालना ही होगा, मैंने समझाने के लिए बस नहीं बताया, आंसर आपको खुद से फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 3640 आया। नाउ द मेन थिंग इज दैट, चेक करना है इसमें कि ये प्राइम है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्राइम के लिए तो मैंने बताया कि वो खुद से डिविजिबल होना चाहिए, खुद को डिवाइड करना चाहिए। सो 2 से 2 कट जाएगा, या 1 से 2 कट जाएगा, मीन्स 1 × 2 अगर आप करोगे तो वो 2 ही आता है ना, तो उसका फैक्टर्स वो नंबर खुद या 1 होना चाहिए। लेकिन ये 3640 को देखकर हमें तो नहीं लगता, मीन्स ऐसा कुछ आपको लॉजिकल भी लगता होगा ना, कि अगर ये इतना बड़ा नंबर देख रहे हो तो ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ये तो 2 से सिंपली कट रहा है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो यहाँ पर आप सॉल्व करके देख सकते हो। ऐसे आप ये रफ में करना, कि ये मैंने बताने के लिए बस यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसके 2 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, 13 से कट रहे हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न ये होती है, मैं ये भी बता दे रही हूँ आपको, कि आप लोग के माइंड में भले एक डाउट आता होगा कि ये 2, 5, 7, 13 ये भी तो सारे प्राइम नंबर ही है ना, लेकिन ये प्राइम नंबर हैं ज़रूर, ये डिवाइड कर रहे हैं, बट हमें क्वेश्चन में सिंपली क्लियरली पूछा गया है कि ये प्राइम है या कॉम्पोजिट नंबर है। ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, ये तो प्राइम फैक्टर्स हो गए ना। प्राइम नंबर की मैंने सिंपल सी आपको बता दी डेफिनेशन, कि वो नंबर खुद से डिविजिबल होना चाहिए या 1 से, बट यहाँ तो उसे इतने सारे प्राइम फैक्टर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो आपको हेंस करके वो भी लिखना होगा। ठीक है, ना कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी बहुत बार PYQs में आता है, एंड जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो PYQs में आ चुके हैं कहीं ना कहीं बार, एंड ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी ज़्यादा है। मैं सब चांसेस बोल रही हूँ बिकॉज स्कूल अपने अकॉर्डिंग पेपर सेट करती हैं, तो उनके भी अपनी मोनोपोली होती है सेट करने का पेपर। सो लीव दैट टॉक। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक इस चैप्टर की जान है। मीन्स अगर आपको चैप्टर 1 आपने सॉल्व किया है या कर रहे हो, तो आपको तो ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन तो पक्का आता है PYQ में। आप चाहे कोई भी सेट उठाकर देख लो या किसी भी साल का पेपर देख लो, ये क्वेश्चन तो पक्का आता है इस टाइप के। अब नहीं बोलूँगी कि नंबर पूरा सेव होगा, नहीं, आपको बस प्रूव करना होगा कि इरेशनल नंबर है।
ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? आपको दिया हुआ है √5 इज इरेशनल, या कोई कोई क्वेश्चन में गिवन भी नहीं रहता है, कोई कोई क्वेश्चन में आपको √5 रेशनल है या इरेशनल, ये भी प्रूव करना होता है। तो आप अगर आपको वो देखना है तो आप प्लीज़ पीछे मीन्स प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया है अच्छे से, मैं उसका लिंक या उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दिनों के अंदर अपडेट कर दूँगी, बट प्लीज़ उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। एंड अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 2√5 - 3 आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको करना, सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को प्रूव करते हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का मैथमेटिक्स में, या जो आप यहाँ फॉलो करते हो लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है। गिवन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि √5 आपका इरेशनल है, ठीक है ना। उसके बाद लिखना होता है क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। देन उसके बाद आप यहाँ पर एक और ये प्रूफ वर्ड जोड़ सकते हो, उसके बाद आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि इसको एक रेशनल नंबर मान लेना है, रेशनल नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, और P और Q को प्राइम्स या को प्राइम्स भी आप लिख सकते हो। P और Q को प्राइम्स हो और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो वो रेशनल नहीं होगा, ठीक है। सो ये अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो मैंने बता दिया है, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको ऐसे इक्वल टू के फॉर्मेट में, बिकॉज इसी को तो हमने P/Q के फॉर्म में माना है ना, रेशनल नंबर माना है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट कर सकते हैं P/Q के। सिंपल सा सोल्यूशन करना है। यहाँ से आपका ये -3 था तो इधर आएगा, इस साइड में तो +3 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपकी √5 की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। आई होप आपको ये विजिबल होगा। ये विजिबल नहीं है तो आप प्लीज़ आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हैं। मैं जूम इन करने का ट्राई कर रही हूँ, बट आई थिंक इट्स द हाईएस्ट जूम इन। ओके, या सो आपकी √5 की वैल्यू आई इतनी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो P+3Q/2Q, तो ये किसी ना किसी वे में एक रेशनल नंबर का फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि √5 आपका इरेशनल है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर आपका कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, बिकॉज क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रायोरिटी हम लोग उसको देंगे। हमारे पास यहाँ पर √5 की वैल्यू है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो हमने उसको रेशनल बोला। तो यहाँ पर हम लोग एक और स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने गलत माना ही था, हमने इसको रेशनल मान लिया था 2√5 - 3 को। अब यहाँ पर हमने इतना लिख दिया। उसके बाद जस्ट सिंपली आपको लिख देना है कि हेंस इतना इज़ एन इरेशनल नंबर। ये आपको इतना मिक्स हो गया होगा, आई होप विजिबल है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ये बिल्कुल सा इजी क्वेश्चन है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये मेन स्टेटमेंट होती है इस क्वेश्चन की। नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बोला था ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन PYQs में आते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपका एक और PYQ में था। आप इसको सॉल्व करना। अगर आपके इस वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, प्लीज़ स्टेटमेंट लिख कर सॉल्व करिएगा, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड एग्जाम में प्रैक्टिस प्रेशर नहीं होगा। बिकॉज कई बार तो हमें चीज़ें आती हैं, लेकिन हम लोग जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो अगर प्रैक्टिस की आपने नहीं की होगी उतनी, आपके हाथ में पेन से उतनी प्रैक्टिस नहीं होगी लिखने की, तो आते हुए भी आपको बहुत टाइम लगेगा एंड देन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो नाउ आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आई थिंक ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से है, और आपके सिलेबस में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं है। सो अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी चाहिए। नहीं तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको डिटेल में नॉलेज दी है प्रीवियस वीडियोस में। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। सो दैट 5√6 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आपको इसके साथ कुछ प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या ये खुद हो सकता है। तो तरीका वही होता है, बस आप एक बार सॉल्व करके ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक यूनिक टाइप का मुझे क्वेश्चन दिखा कि आपको एक रेशनल नंबर लिखना है √2 और √3 के बीच में। तो रेशनल नंबर लिखना है √2 और √3 के बीच में। तो अगर आप √2 की कोई डेसिमल वैल्यूज़ अराउंड इतनी होती है, इसके बाद भी होती है, बट अप्रॉक्स अगर आप लोगे तो ये भी ले सकते हो और √3 की भी हो सकती है। तो आपको अगर आप इसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे देन आपके लिए ईजी हो जाएगा इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर लिखने के लिए, ठीक है। 1.42 और 1.73 है, तो आप इसके बीच में कोई भी एक डेसिमल नंबर ले सकते हो ना, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, आई होप इतना क्लियर होगा। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ।
नाउ यहाँ पर ये टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं एग्जाम्स में। लिटरली 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ये। सो प्लीज़ एलसीएम और एचसीएफ के आपके जितने क्वेश्चन हैं उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और थोड़ी सी लॉजिक लगाना होता है यहाँ पर बस, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है आपको, जो कि डिविजिबल होंगे इससे और इससे दोनों से, तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर तो सिंपली ये जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। मैंने दिखाया नहीं है बिकॉज प्लीज़ डू दैट ऑन योर सेल्फ, देन आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। नाउ ये अगेन आपका एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो ये असर्शन है और ये रीजन है, ठीक है। नाउ असर्शन में आपको दिया हुआ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 एंड देन देयर एलसीएम इज 30। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, मैं एक बार ज़रूर बोलती हूँ कि जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो प्लीज़ उसकी वर्डिंग्स को अच्छे से समझना, कि क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन किसके लिए दी हुई है। नहीं तो क्वेश्चन में हम लोग कुछ और समझ लेते हैं और नंबर कुछ और आ जाते हैं और आंसर डिफरेंट हो जाता है। तो प्लीज़ ट्राई करेंगे कि अच्छे से समझे, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ये तो इजीली समझ आता है कि हाँ 2 नंबर है, उनका एचसीएफ आपका 5 है, और उसके बाद एंड देयर प्रोडक्ट इज 150। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होने की चांसेस है कि किसका प्रोडक्ट, वो जो 2 नंबर्स है ना, मतलब नंबर्स तो हमें गिवन नहीं है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 150 है, तो आप चाहो, ठीक है। और उसके बाद जो 2 नंबर है उनके एलसीएम 30 है। तो अब उसके बाद आपको रीजन में दिया हुआ है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान लीजिए जो नंबर थे हमारे 2 नंबर्स, उसको हमने ए मान लिया और एक को बी मान लिया है। एचसीएफ ऑफ ए बी प्लस एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये रिलेशन आता है कि नहीं। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमने ए बी माना है, ए इंटू बी, ओके ना। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है, ये तो मैंने आंसर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, ये ना बहुत हम लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये आंसर लिखा है, और आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। ये जो रिलेशन है वो उसको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। यहाँ पर आपका एचसीएफ प्लस एलसीएम है, तो प्लीज़ साइन को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन होता देन हाँ आप बोल सकते थे कि ये सही है असर्शन और रीज़न, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट अगर यहाँ पर ये प्लस का साइन दे दिया तो ऐसा तो कुछ रिलेशन ही नहीं होता है। मीन्स जो रीज़न में दिया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम को आप जोड़ोगे तो आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये रीज़न गलत हो गया, तो रीज़न इज़ फॉल्स। हम लोग को यहाँ पर रीज़न को फॉल्स करना है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। तो प्लीज़ इंडिविजुअली आपको असर्शन रीज़न को अच्छे से चेक करना होगा। ये तो ठीक है, आपको गिवन स्टेटमेंट दे दिया तो ठीक है। हम लोग यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ तो हमने मान लिया कि हाँ एचसीएम इतना हो सकता है, प्रोडक्ट इतना हो सकता है और एचसीएफ इतना हो सकता है। बट जो हमारे सेकंड स्टेटमेंट है रीजन वाली, वहाँ पर आपको एचसीएफ प्लस एलसीएम दिया हुआ है ए इंटू बी, लेकिन रिलेशन याद रखना है, ये भी जूनियर क्लासेस का रिलेशन है जो कि हमें याद रखना होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आई होप ये क्वेश्चन डन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इज इक्वल्स टू इतना, q इज इक्वल्स टू इतना, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन वेरीफाई HCM LCM इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF इक्वल्स टू PQ। अब ये PQ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता था कि PQ की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यही रिलेशन हमें पिछले वाले असर्शन और रीजन में यूज़ किया है, और आपको वो प्रूफ करना है। देख रहे हो ये सारी क्वेश्चंस में कितनी सिमिलरिटी लग रही है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो P और Q है उसका अगर आप LCM निकालोगे और HCF निकालोगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट इन 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देख लेते हैं क्या होगा। पहले हम लोग LCM निकालेंगे, तो HCF निकालते हैं पहले, ठीक है। HCF ईजी होता है निकालना, मुझे तो HCF निकालना सबसे ईजी लगता है, बिकॉज HCF में क्या करना होता है, अगर आपको कभी ऐसे नंबर्स दिए हों या ऐसे वेरिएबल्स फॉर्मेट में AB दिया हुआ है या XY दिया हुआ है, तो आपका HCF वो होता है जो कि दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में A और B दोनों के टर्म्स में देखना है कि A और B दोनों में क्या कॉमन है। यानी यहाँ पर A स्क्वायर B क्यूब है, यहाँ पर A क्यूब B है, तो इसमें भी A स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी A स्क्वायर आ रहा है। A क्यूब है बट A क्यूब इंटू A क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, A स्क्वायर इंटू A। तो आपका A स्क्वायर भी इसमें आ रहा है, यहाँ B क्यूब और B है तो B आ रहा है दोनों में, तो आपका HCF सिंपली A स्क्वायर भी हो जाएगा। यानी दोनों में कॉमन क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ LCM क्या होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ
उन नंबर का यहाँ पर जो वेरिएबल आप बोलो जिनके हाईएस्ट फैक्टर होते हैं, पावर में जिसका हाई होता है, यानी कि ए क्यूब है इसमें और बी क्यूब है इसमें, तो आपका एलसीएम सिंपली वही हो जाएगा जिसकी हाईएस्ट पावर बोल सकते हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हो आप नंबर की, ठीक है। दोनों में जितनी हाईएस्ट होगी वो आपकी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसमें से जो हाईएस्ट है और इसमें से जो हाईएस्ट है, ठीक है। यानी ए की पावर 3 और बी की पावर 3, ए क्यूब बी क्यूब आपका एलसीएम हो गया। अब आपने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। आई होप अगर आपको डाउट है कि ये एचसीएफ और एलसीएम मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ मैं वो प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, आई होप क्वेश्चन आगे होगा उससे। सो अब आपको वेरिफिकेशन भी करना है, क्वेश्चन इतने में छोड़ नहीं देना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, पी क्यू जो नंबर था उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होप आपको आता होगा कि अगर ए स्क्वायर ए क्यूब यानी ए सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। बी क्यूब इंटू बी यानी अगर बी के पास कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो बी भी सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, 3 + 1 4। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो आपका ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, और इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, आई थिंक सो। यस, एनसीईआरटी का नहीं होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी हैं, या आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये वर्ड प्रॉब्लम है, और उसमें आपको दिया हुआ है 144 कार्टून्स ऑफ कोक cans and 90 cartoons of Pepsi cans are to be stacked in a cartoon। stack मतलब रखना होता है। if each stack of same height and if it equal contain cartoons, ये थोड़ी लैंग्वेज में डिस्टर्बेंस है। और उसके बाद अब सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द कार्टून्स ईच स्टैक वुड बी। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो 144 कार्टून्स हैं आपके कोक कैन है जो कि 144 कार्टून्स में है, और 90 कार्टून्स में आपके उसमें पेप्सी कैंस हैं, और उसको स्टैक करके खड़े करके रखना है, अच्छे से सेम हाइट होना चाहिए। और उसके बाद जितने भी कार्टून्स हैं सब में सेम नंबर ऑफ ड्रिंक होना चाहिए, चाहे वो पेप्सी का हो या कोक का हो। कार्टून में जो भी सामान रखे हुए हर एक कार्टून में सेम नंबर ऑफ ड्रिंक होना चाहिए। कैंस में ड्रिंक ही होते हैं ना, आप कोक बोलो या पेप्सी, दोनों तो ड्रिंक के अंडर ही आते हैं। तो जितने भी कार्टून्स हैं उसमें सेम नंबर ऑफ ड्रिंक हो, सेम नंबर ऑफ कैंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टैक वुड हैव। यानी एक स्टैक में आप अगर आप खड़ा करोगे तो एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्टून आ सकते हैं कि हमारी अरेंजमेंट को यानी रिक्वायर्ड कंडीशन को वो फुलफिल करेगी, कि अगर आप ऐसे अरेंज करोगे तो एक कार्टून में जितने कैंस हैं, मीन्स जितने भी कैंस हैं सारे कार्टून में सेम नंबर ऑफ कैंस होंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर एचसीएफ निकाल देना है, तो एचसीएफ आपका 18 आया। ओके, अब अगेन आप देख सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछे गए, तो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ ये आप एक बार ट्राई करके ज़रूर जाना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, प्लीज़, है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी है, लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। इस पर भी मैंने सेशंस किए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5। देन कैलकुलेट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए मुझे। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो ए का प्राइम फैक्टर लीस्ट है 3 और बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर है 5। ओके, तो अगर आप ए प्लस बी करोगे तो अगर इन नंबर्स को जोड़ोगे तो 3 + 5 8 आएगा। ओके, है ना। तो अगर 8 का यहाँ पर आपको अब इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, लीस्ट प्राइम फैक्टर यानी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो उसको डिवाइड करे। तो 8 क्या होता है, 2 4 जा 8, तो 2 हो गया इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर। इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, आपको उस लैंग्वेज में लिखना है। आप लिख सकते हो कि ए का प्राइम फैक्टर 3 है लीस्ट, यानी कि ए को जो डिवाइड कर रहा है सबसे छोटा नंबर वो 3 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए को जो डिवाइड, या समझ सकते हो कि ए को जो डिवाइड कर रहा है सबसे छोटा प्राइम नंबर वो 3 है, यानी कि वो क्या होगा, वो ऑड होगा। वो बोल सकते हो आप, ठीक है। बी से कर रहे हो तो वो 5 है सबसे छोटा, तो वो भी ऑड में ही आएगा, या ऑड नहीं तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर 8 आएगा। तो 8 2 से डिविजिबल है, तो उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 हो गया।
अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हेल्प कर पाऊँ। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और ये बहुत ईजी होता है। आई एम मेकिंग श्योर ये MCQ में भी आपके आते हैं और आपके 3 मार्कर्स में भी आते हैं कभी कभी, और 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो कितना ईजी चांस है इस चैप्टर से स्कोर करने का, मीन्स स्कोर करने का। तो प्लीज़ 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 क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। यहाँ पर आपको 1001 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर 143 है, फिर उसके बाद ये y है, ये ट्री बनी हुई है कुछ, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी ये जो क्या बना हुआ है इसकी वैल्यू। तो सिंपली क्या करोगे आप कि जो 1001 है इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर 1001 को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 1001 किससे डिवाइड हो रहा है आपको खुद से दिमाग लगाना होगा, 7 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने किया तो इसको कर लोगे। अब उसके बाद आपको पूछ रहा है 143 के सामने करस्पॉन्डिंग में दिया हुआ ये डब्बा, तो 143 किससे डिवाइड हो रहा है, सॉरी 143 नहीं, ये एक और, मीन्स मैं बताते बताते भी कंफ्यूज हो गई, बट याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने से डिवाइड करोगे कि 143 आएगा, तो 7 से। अब उसके बाद 143 है, तो आपने 143 को 11 से डिवाइड किया, यानी यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। अगर आपने डिवाइड ऐसे किया होगा तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आपका फिर बच रहा है 13। ओके, सो ये होगी आपकी x और y की वैल्यूज़। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, है ना। नाउ कमिंग टू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े से ही हैं। सो फाइंड द HCM एंड LCM ऑफ इतना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका सिंपली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, एंड HCF और LCM, एक सेकेंड सॉरी फॉर दिस लाइट। आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस मैं उसका लिंक दे दूँगी, प्लीज़ उससे देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू है, सो सॉरी अबाउट दैट। एंड प्लीज़ जितने क्वेश्चन मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कीजिएगा अलॉन्ग विद NCERT। आई होप ये जितने विजुअल होंगे, ये ट्री वाला ही क्वेश्चन है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उसका वीडियो शेयर कर दूँगी। एंड दिस मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो प्लीज़ अच्छे से मेहनत करिए एंड डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन।